हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम श्री पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज 28 तारीख से रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और एनएलसी से ऐसा लग रहा है कि जो जीए वाला पोर्शन है जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है वो काफ़ी इजी आ रहा है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे वो होंगे आपके रीजनिंग और मैथ्स के। तो उसी के लिए हम लाए हैं आप सभी के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ के डेली, जो कि आपको हफ्ते में 5 दिन मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा ये सेशन और इसे कंटिन्यू हम रखेंगे हफ्ते में 5 दिन। तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अब तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ₹88.80 होता है। समान दर पर 1/2/3 वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। एक बार तो वार्षिक उसको लिया जा रहा है और एक बार अर्धवार्षिक लिया जा रहा है। फिर बाद में हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। जो हमारा पहला बात ये है कि 10% की दर से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। चलिए 10% की दर से सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ 10% की दर से तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 10। लेकिन जब इसे हम हाफ ईयरली लेंगे तो हमारे पास 2 छमाही हो जाएंगे और ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? 5% छमाही। और जब 5% छमाही को हम 2 छमाही में इंक्लूड करेंगे तो जो हमारे पास फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज में बदलने का, x प्लस वाई प्लस XY/100, इस फार्मूले का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 + 5 + 5 × 5/100। तो हमारे पास हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर 10.25। तो हमने देखा कि जब हमने वार्षिक लिया तो ब्याज 10% मिला, जब हमने छमाही उसको किया तो हमें ब्याज 10.25% मिला। तो हमारा टोटल डिफरेंस क्या हो गया ब्याज का? टोटल डिफरेंस हो गया 0.25 का। और इसी चीज़ को उसने दे रखा है 88.8। इसी चीज़ को उसने 88.8 दे रखा है। तो 0.25 का अगर 88.8 है तो अगर हम 1 का मान निकालें तो इसमें 4 से गुणा करा दें इधर, तो इधर भी हमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो इधर तो हो जाएगा 1 और इधर क्या हो जाएगा? इधर हमारा आ जाएगा गुणा कराने पे 355.2। तो 1 का मान आ गया हमारा 355.2। तो हमसे पूछा क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। हमसे पूछा है कि समान दर पर 1/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो 1/2/3 तो 1 वर्ष और 2/3 वर्ष। तो एक साल में तो ब्याज हमारा हो जाएगा 10%, ये तो होगा ही होगा। और इस 2/3 साल का मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? 2/3 × 10 मीन्स 20/3%। तो टोटल ब्याज मुझे कितना मिलेगा? 10 + 20/3, मतलब सॉल्व करेंगे तो आएगा 50/3। तो हमें 50/3 का मान निकालना है, जबकि हमने अभी अभी निकाला था 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू हमने क्या निकाला था? 355.2। तो
तो यहाँ से अगर मैं 50/3 निकालूँ तो क्या हो जाएगा 355.2 गुणा 50/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59/20। क्या आ जाएगा 59/20। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, 59/20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने के लिए एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD खींची जाती हैं। यदि AB 7 सेंटीमीटर, BP 4.2 सेंटीमीटर, PD 2.8 सेंटीमीटर हो तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त के बाहर बिंदु P पर AB और CD दो जीवाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ऐसे केस में हमारा जो फिगर बनता है वो कैसे बनता है, चलिए पहले हम ये देखते हैं। पहले तो एक वृत्त है, वृत्त में दो जीवाएं AB और CD खींची जाती हैं। तो ये AB हो गया और ये CD हो गया। ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये है हमारा C और ये है D। ये दोनों जब आगे तक बढ़ाई जाती हैं तो ये P पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है, AB 7 सेंटीमीटर है और PB दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो PB क्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। PD दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि CD की वैल्यू क्या होगी। हमसे CD की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब दो जीवाएं बाह्य रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे केस में तुम्हारा जो फार्मूला बनता है वो बनता है PB गुणे PA बराबर PD गुणे PC। ये हमारा फार्मूला बनता है PB गुणे PA बराबर PD गुणे PC। यही हमारा फार्मूला बनता है। तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो क्या दे रखा है, जो वैल्यू दे रखा है उसको हम पुट कर दें। चलिए पुट करते हैं। PB दे रखा है 4.2, तुमने लिखा 4.2 गुणे PA, तो PA क्या हो जाएगा 7 ये और 4.2 ये 11.2 बराबर PD दे रखा है 2.8, PD 2.8 दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, CD पूछ रहा है, तो हमको PC निकालना पड़ेगा। तो PC क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा CD प्लस 2.8, CD प्लस 2.8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले दशमलव से तो ये वाला दशमलव कट गया। फिर हमने काटा 14 से, देखा मैं ये भी कट रहा है, 14 28 और 14 3 42, ये कट गया। फिर मैं 2 से इसको काटूंगा, जब ये 2 से मेरा कट रहा है तो हो जाएगा 2 5 10 और 0.6, 2 6 12। तो हमारा आ क्या गया टोटल, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आ गया 3 गुणे 5.6 इधर आया था और इधर क्या आया है 2.8 प्लस x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 6 18 को 8, हासिल 1, 3 5 15 1 16 और 1 1 में 16.8। इधर क्या है 2.8 प्लस x। तो जब हम 2.8 को इधर घटाएंगे तो हमारा x क्या आ जाएगा 14। x हमारा क्या आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर क्या है 14, और आंसर हो गया 14। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
PRT केंद्र O के साथ एक वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है। इस पर बिंदु R है। वृत्त के व्यास SQ को P पर स्पर्श रेखा से मिलने के लिए बनाया जाता है और QR से मिलता है। यदि एंगल QRP = 28 तो एंगल SPR का परिमाण क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। PRT केंद्र O के साथ एक वृत्त के लिए स्पर्श रेखा। PRT एक स्पर्श रेखा है। इस पर बिंदु R है। इस पर बिंदु R है नहीं, मतलब इस पर नहीं, वृत्त पर बिंदु R है। यहाँ हो जाएगा हमारा इस पर कहीं पर वृत्त पर बिंदु R है। तो क्या हो गया हमारा? वृत्त पर बिंदु R है। वृत्त के व्यास SQ को P पर स्पर्श रेखा से मिलने के लिए बनाया जाता है और QR से मिलता है। फिर एंगल दे रखा है, तो चलिए हम बना लेते हैं। पहले एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए वृत्त बनाते हैं। ये है हमारा एक वृत्त। इस पे हमारी स्पर्श रेखा TRP है। TRP है। कह रहा है वृत्त पर बिंदु R है, तो वृत्त पर हो गया। फिर कह रहा है जब व्यास SQ को बढ़ाया जाता है तो वो P पर जाके मिलता है। व्यास SQ को जो हम बढ़ाते हैं तो वो P पर जाके मिलता है। ये केंद्र है वो। फिर कह रहे हैं यदि एंगल QRP 28 डिग्री है, एंगल QRP 28 डिग्री है, तो QRP ये वाली एंगल QRP 28 डिग्री है। तुमसे पूछा क्या जा रहा है? तो एंगल SPR, ये SPR ये वाली एंगल हमसे पूछी जा रही है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं ये स्पर्श रेखा थी। ये R क्या थी? हमारी स्पर्श रेखा थी। स्पर्श रेखा से को अगर हम केंद्र से मिला दें तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। और एक चीज़ हम और जानते हैं कि जब हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर होती है वहाँ से जो हमारी जीवा होती है, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना हुआ कोण, वो वृत्त के अंदर बने सुदूर अंतःकोण के मान के बराबर होती है। मतलब ये जो हमारा एंगल PR, ये एंगल PRQ है, ये एंगल PRQ है, वो एंगल PSR के बराबर होगा। एंगल PSR इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये 28 है तो ये वाली एंगल भी हमारी क्या हो गई? 28। ये भी एंगल 28 हो गई। अब अगर ये एंगल 28 हो गई तो हमारा जो सेंटर पे कोण बनेगा, इस सेंटर पे जो हमारा कोण बनेगा वो कितने का बन जाएगा? 56 का बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या अगर उल्टा कहें तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये वाला कोण हमारा क्या हो गया? 56 डिग्री का हो गया केंद्र पर। हमसे पूछा था एंगल SPR, एंगल SPR ये वाली एंगल। तो हम देख रहे हैं इसमें कि ये और ये कलर चेंज करते हैं, ये वाली एंगल जरा ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज PRO हमने भी बताया था कि ये 90 डिग्री था और ये इसके सेंटर पे बना कोण 56 आ गया। तो ये कितना बचा? ये कितना बचा? तो ये बच जाएगा 180 माइनस 56 और 28, दो चीज़ों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 28। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 28 आएगा।
नहीं 28 नहीं आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 34 घटाने पे। आंसर क्या आ जाएगा 34। तो हमारा विकल्प क्या है, ये 34 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, जहाँ थीटा 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो मान पूछ रहा है सेक 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा अपान कॉसेक 2 थीटा प्लस टेन 2 थीटा। इस चीज़ का मान पूछ रहा है हमसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एक बार देखेंगे कि हमारा विकल्प केवल और केवल डिजिट वाला है या फिर इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ नहीं हुई है, जैसा कि इस चारों विकल्प में देख रहे हैं हम सब के सब डिजिट हैं, तो हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट से करेंगे। कोई एक वैल्यू पुट करेंगे थीटा की जो कि हमारे दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, फिर वही वैल्यू हमारी क्वेश्चन पूछा उसमें भी रख के हम आंसर निकाल लेंगे। बहुत इजीली हो जाता है। इसके लिए हम आपको बताएंगे थीटा क्या पुट करें। थीटा पुट करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि थीटा 0 और 90 के बीच का है। थीटा 0 और 90 के बीच का है, मतलब थीटा मेरा क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है और 45 हो सकता है। ये हो सकता है। मैंने कहा कि मेरा बराबर में जो आंसर आ रहा है इसमें 2 आ रहा है, मेरा बराबर में 2 आ रहा है। अगर मैं 45 थीटा रख दूं तो यहाँ साइन के नीचे √2 आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। वहाँ तो मेरा एक इंटीजर आ रहा है, 2 पूर्णांक आ रहा है, √2 आ जाएगा, तो थीटा नहीं हो सकता। 45 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर अगर मैं कहूँ कि थीटा मैं 60 रख दूँ तो फिर वही प्रॉब्लम, थीटा 60 जैसे ही मैं यहाँ रखूँगा फिर साइन के पास मेरा आ जाएगा √3/2 और √3 फिर आ जाएगा, जबकि मुझे पूर्णांक वैल्यू चाहिए। तो मतलब मेरा ना तो 45 सेटिस्फाई करेगा और ना ही 60 सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियसली हमारे लिए थीटा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 30 थीटा 30 सेटिस्फाई करेगा। चलिए सेटिस्फाई करके दिखा भी लेते हैं। जब हम 30 रखेंगे तो ये 7 मल्टीप्लाई साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, उसका वर्ग हो जाएगा तो 1/4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, तो वर्ग करेंगे तो 3/4 प्लस 2 गुणा साइन 30 अंश का मान 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ हो गया 1। यहाँ करेंगे तो देख रहे हैं 7/4 माइनस 3/4, तो हो जा रहा है ये 4/4 और यहाँ पे प्लस 1 आ गया। 4 से 4 कट गया, मान 1 और प्लस 1 बराबर 2। तो हमारा थीटा बराबर 30 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम थीटा इसमें रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए थीटा हम अपने क्वेश्चन में 30 रखते हैं। तो 30 रखने पर क्या होगा, 30 रखने पे होगा यूँ कि ये जब सेक थीटा यहाँ 30 रखेंगे तो हो जाएगा सेक 60 और सेक 60 का मान होता है 2। सेक 60 का मान होता है 2 प्लस कॉट 60 का मान होता है कॉट 60 का मान होता है 1/√3। टेन 60 का होता है 10 60 का होता है √3 बटा कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3 प्लस टेन 60 का मान √3। टेन 60 का मान क्या हो जाएगा √3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जा रहा है हमारा 2/√3 प्लस 1 बटा ये √3 नीचे भी आएगा, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी आएगा। हम पहले इसको काट दे रहे हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। नीचे क्या आएगा, √3 का √3 में होगा तो 3 और प्लस 2 हो जाएगा 5। तो हमारा क्या आंसर आएगा 2√3 प्लस 5/5। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 2√3 प्लस 1/5
ये हो जाएगा 2√3 + 1/5, विकल्प नंबर 2 हमारा सही है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30x² - 15x + 1 = 0, तो 15x² + 1/36x² का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू पुट तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि कोई सामान यहाँ पे सेटिस्फाई कराने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। तो हम एक चीज़ देखते हैं, जरा एक बार क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि 30x² - 15x + 1 = 0 और 25x² + 1/36x², ये हमसे पूछ रहा है। मतलब हमसे पूछ रहा है 5x² + 1/6x + 1/6x का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम ये निकाल लें 5x + 1/6x, अगर ये चीज़ हम निकाल लें तो हम बड़े आराम से इस वाले पार्ट तक पहुंच जाएंगे, 5x² + 1/6x²। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ज़रा क्वेश्चन में हमारे 30, इस 30 को 5 बनाने के लिए हम क्या करें, इस 30 को हमको 5 बनाना है। तो 30 में अगर मैं 6 से भाग लगा दूं तो ये 5 बन जाएगा। फिर x² को x बनाना है, तो मतलब एक x से भी भाग लगाना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि पूरे सवाल को मुझे 6x से भाग लगाना पड़ेगा, पूरे ही क्वेश्चन को 6x से भाग लगा देना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को 6x से भाग लगाते हैं। 6x से जब भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, इस 30x² को जब 6x से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5x। क्या आ जाएगा, 5x माइनस इस 15/15x को जब हम 6x से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये x से x कट जाएगा, ये 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, 5/2 हो जाएगा, और प्लस ये 1/6x ऐसे हो जाएगा बराबर 0। तो हमारा यहाँ से मान क्या आ जाएगा, आ जाएगा मान 5x + 1/6x बराबर 5/2। 5x + 1/6x बराबर 5/2। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए 25x² + 1/36x²। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। तो हम दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। चलिए दोनों तरफ का वर्ग करते हैं। तो वर्ग जब करेंगे तो आएगा हमारा 25x² + 1/36x² + 2 गुणा 5x गुणा 1/6x बराबर, इस तरफ हमारा आया था 5/2, इस तरफ आया था हमारा 5/2। तो उसका वर्ग करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x से x कट जाएगा और इधर हमारा क्या बचेगा, केवल 2 से काट देंगे इस 6 को भी, 2 × 3 = 6। तो हमारा केवल और केवल इधर बच रहा है 5/3, इधर 25/4, 25/4। तो ये 25/4 और ये जो हमारा 5/3 इधर इस साइड बच रहा है, ये भी इधर आएगा तो -5/3 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 और 3 तिरे गुणा कर लेते हैं, तो 25 × 3 = 75 माइनस 4 × 5 = 20/12। तो 75 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75 में से 20 गया तो हो गया हमारा 55/12। तो उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा, 55/12। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है, 55/12 ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम है। जब 62.8 किलोग्राम वजन वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो कक्षा के सभी छात्रों के औसत वजन में 0.55 किलोग्राम की वृद्धि हुई। शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल हम जो पिछला 2 सीरीज लेके आए थे महाअभ्यास एनटीपीसी का, उसमें हमने आपको औसत में करवाया था कि हम जो भी औसत होता है, फिर एक बार करते हैं, जो भी औसत होता है वो सभी लोगों में बराबर बराबर बढ़ता है। इसमें क्या है कि 5 छात्र जो आए हैं उनका जो औसत वजन था वो पहले वाले औसत वजन से कुछ ज़्यादा था। तो जो इनका वजन कुछ ज़्यादा था और इनको जब हम उसमें मिला देंगे, पहले वाले लोगों में मिला देंगे, तो जितना भी ज़्यादा था वो सब में बढ़ जाएगा। जितने भी छात्र रहेंगे वो सब में बढ़ जाएगा। और वही दिया है कि बढ़ने के बाद इनके जो टोटल बच्चे हो रहे हैं उसमें 0.55 किलोग्राम की वृद्धि हो जा रही है। तो बच्चों की संख्या बतानी है तुमको। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो 5 बच्चे आए हैं इनका वजन कितना ज़्यादा है, टोटल कितना ज़्यादा है। चलिए निकालते हैं। तो हम टोटल को ही मान लेते हैं। क्वेश्चन में जो हमारे दे रखा है कि पहले हमारा औसत वजन था 58.4 का, पहले वजन था 58.4 का, और जो नए बच्चे आए हैं उनका वजन है 62.8 का। जो नए बच्चे आ गए हैं उनका वजन है 62.8 का। तो एक बच्चे का औसत वजन कितना ज़्यादा है एक बच्चे का, तो कितना ज़्यादा है, 8 में से 4 गया 4, इधर जब घटाएंगे हम तो 12 में से 8 जाएगा 4, तो 4.4 ये ज़्यादा है एवरेज। जो 5 बच्चे आए थे उनका एवरेज क्या ज़्यादा था, 4.4। 4.4 जब एवरेज ज़्यादा था तो सम कितना ज़्यादा रहा होगा, टोटल पाँचों का कितना ज़्यादा रहा होगा, तो इसमें 5 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 चौके 20 तो 22। मतलब जो पाँचों बच्चे आए थे उनका टोटल 22 किलोग्राम ज़्यादा था। अब यही 22 किलोग्राम सभी बच्चों में बटा होगा। तो जब सभी बच्चों में 22 किलोग्राम बटा है तो उनका औसत बढ़ जाना है। उनका औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उनका औसत कितना बढ़ गया है, उनका औसत बढ़ गया है 0.55। तो 0.55 बढ़ा है, 0.55 बढ़ा है एक बच्चे का। तो एक कितने का बढ़ा होगा, 1/0.55 का। तो 22 कितने का बढ़ा होगा, तो 22 कितने का बढ़ा होगा। तो 22 बढ़ाने के लिए हमें 22/0.55 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 अंक है नीचे, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 11 दूना 22, 11 बचे 55, 5 चौका 20, तो आ गया हमारा 40। आंसर क्या आ गया, 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 सेक थीटा माइनस सेक 6 थीटा किसके बराबर है। फिर मैंने अभी बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री का जब भी सवाल करेंगे अगर सारे के सारे ऑप्शन डिजिट में है तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे थीटा की कोई वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे। और थीटा के केस में हम वैल्यू क्या रखते हैं, जनरली थीटा के केस में हम वैल्यू रखते हैं 45। थीटा के केस में क्या वैल्यू रखते हैं, 45। टेन के केस में, टेन है तो हम 45 रखेंगे। और अगर कॉस होता तो हम उसके लिए 0 रख देते हैं, साइन होता तो उसके लिए हम 90 रख देते हैं, जैसा सूटेबल होता। तो टेन के लिए हम 45 रखते हैं। तो अगर हम 45 रखेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई सेक 45 अंश का मान होता है √2, √2 का वर्ग करेंगे तो 2, इधर 10 45 अंश का मान 1 प्लस फिर 10 45 अंश का मान 1 माइनस सेक 45 अंश का मान √2, तो √2 की पावर 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं 3 दूना 6, 1 कम 6 और प्लस 1, तो ये हो गया 7। ये टोटल हो गया हमारा 7 माइनस ये कितना है √2 का जब हम 6 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। क्या हो जाएगा 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -1, तो हमारा आंसर है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। p बराबर x की पावर 4 माइनस 8x बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्यू बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और r की वैल्यू दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अपान x माइनस 5। तो p गुणे q भागा r का मान ज्ञात करना है। फिर हमने क्या देखा कि ऑप्शन में हमारे सब के सब नंबर्स दिए गए हैं। तो अगर हम इन सवालों को इस सवाल को अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं ये सारी वैल्यू ऐसे सच रख के, तो हमें नहीं लगता है कि हम आंसर तक पेपर में पहुंच पाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, तो पेपर में पहुंचना काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए हम कोई मान रख देते हैं यहाँ पे एक्स की, और एक्स की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं ज़रा देखिए। ऐसी वैल्यू रखें कि जिससे नीचे का टर्म कोई जीरो ना हो। जब भी वैल्यू रखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि नीचे का टर्म हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम जीरो नहीं रख सकते हैं, x बराबर जीरो नहीं रख सकते क्योंकि ये वाला जीरो हो जाएगा, ये दोनों तो बचेंगे लेकिन ये जीरो हो जाएगा। तो हम x बराबर जीरो नहीं रख सकते। तो चलिए x बराबर हम 1 रख देते हैं। x बराबर क्या रख देते हैं 1। हमने रखा x बराबर 1। तो x बराबर 1 रखेंगे तो p क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 बराबर -7 बटे यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 1 गया तो केवल बचा -2। तो p बराबर हो गया 1/2। q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर रखेंगे तो 1 यहाँ से 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 1 यहाँ से 1 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 1 3 और 1 4। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 4 9 और उसमें से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। तो चलिए ये हो गया हमारा 8। 5 4 9 में से 1 गया तो 8, लेकिन -8, ये हमारा आ गया -8। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर क्या हो जाएगा, आर भी चेक कर लेते हैं, ऐसे लगे हाथ। आर हमारा हो जाएगा 8 4 12 2 14, 14 ऊपर आ गया बटे में 5 में से 1 गया तो -4, 5 में से 1 गया -4। इन सारी वैल्यूज़ को आप याद रखिए। p बराबर 7/2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा 7/2। q बराबर 4/8 -4/8। r बराबर 14/-4, ये आया है। अब अगर मैं यहीं पे अलग अलग ना करूं तो मैं गुणे में अगर मैं ऐसे कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, इन सब का गुणा ही तुम्हें करना है। तो p गुणे q भागा r मैंने कर दिया, p गुणे q भागा r। तो अगर हम इसको काटें तो क्या आएगा, ज़रा देखिए, काटते हैं तो हमारा आ जाएगा, ये काटिए, ये है 2 दूना 4 और क्या आएगा 7 दूना 14, ये भी कट गया। ये 4 ऊपर जाएगा हमारा, ये 4
इस 4 से इस 2 को काट देंगे 8, और इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो ऊपर से अब ख़त्म। यहाँ से जो हमने काटा था 7 दूना 14, केवल ये वाला 2 मेरा बचा, ऊपर 1 बचा, तो आ गया हमारा आंसर 1/2। आंसर क्या आ गया? 1/2। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। कैसे? हमारा p का वैल्यू आया था 7/2। p की वैल्यू आई थी 7/2। चलिए p की वैल्यू क्या आई थी? 7/2। q की वैल्यू हमारी जो आ रखी थी वो आ रखी थी 1/2 -1/2 बटे में। r की वैल्यू जो आ रखी थी वो आ रखी थी 7/2 -7/2। तो काटेंगे, ये 7/2 से 7/2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, खाली बचा 1/2, जो कि हमारा आंसर है। तो यही मैंने बोला था कि 1/2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार ये ग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है DI का, डाटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें दे रखा है कि कुछ कंपनियां हैं जो उत्पाद बनाती हैं, ए टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का, डी टाइप का, और अलग अलग वर्षों में 12 में, 13 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में और 2017 में उत्पाद बनाती हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा है, इसी डेटा को देख के हमको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2012 से 2013 में ABD वर्ष 2012 से 2013 में ABD उत्पादों की बिक्री से कंपनी का कुल राजस्व कितने % है? वर्ष 2013 से 2016 में उत्पाद बी की बिक्री से कुल राजस्व से अधिक है। तो ये भाषा थोड़ा सा हिंदी में ख़राब है, एक बार फिर से समझते हैं हम समझाते हैं आपको क्या लिखा है। 2012 से 2013 में ABD उत्पादों की बिक्री से कंपनी का कुल राजस्व 2013 और 2016 में उत्पाद बी वाले का कितना ज़्यादा है? दशमलव के 1 अंक तक हमको सही करना है। तो चलिए सही करते हैं। मतलब ABD का जो 2012 से 2013 में टोटल उत्पादन है वो कितना ज़्यादा है बी का 2013 से 2016 में। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। ए बी और डी का 2012 और 13 में, केवल 12 और 13 में, तो क्या है ABD का 12 और 13 में? चलिए देखते हैं। ABD का 12 और 13 में, तो ए का 12 में 98, ए का 12 में 98, 13 में 94, बी का 74, 96, डी का 74 और 102। तो इसको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 538। ऐसे ही कह रहा है कि ऐसे ही क्या कह रहा है, कंपनी बी का 2016 में 13 से 16 में, कंपनी बी का 13 से 16 में, तो कंपनी बी का 13 से 16 में, 13 में है उसका 96, 14 में उसका 92, 15 में उसका 84 और 16 में उसका 98। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा, 370। इसको सॉल्व करने में हमारा आंसर आ गया 370। तो ABD का आया था हमारा 538, ABD का आया था 538 और केवल बी का आ गया 370। कितना ज़्यादा है तो माइनस करके देख लेंगे। परसेंटेज पूछ रहा है तो 570 से हम इसका परसेंट निकालेंगे, 570 से इसका परसेंट निकालेंगे तो हमारा आंसर, इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 45.4।
आंसर क्या आएगा 45.4%, जो कि कौन से विकल्प में है, पहले विकल्प में है 45.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा सभी चारों उत्पादों की बिक्री से 2014 में कंपनी के कुल राजस्व का वर्ष 2014 से 17 तक सी की बिक्री से कुल राजस्व का अनुपात क्या है। मतलब 14 में सभी कंपनियों का टोटल उत्पाद और 1417 तक सी की कुल उत्पाद का अनुपात हमसे पूछा है। 14 में सभी कंपनी, चलिए देखते हैं 14 में सभी कंपनी। तो 14 में सभी कंपनी कौन है, 14 में सभी कंपनी हमारी हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो देखते हैं कौन सा है 14 में सभी कंपनी, 80, 92, 96, 92। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 6 2 8 2 10 और 9 9 18 और 9 3 27 और 9 4 36। एक यहाँ पे जब हासिल आएगा तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 8, तो हो जाएगा 360। और 2014 से 17 तक में केवल सी का, 14 से 17 में, 14 से 17 तक में केवल सी का, मतलब ये चीज़ 96, 88, 93 और 103। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 380। क्या आ जाएगा 380। काटेंगे तो ये 18 दूना 36 और ये 19 दूना 38। तो हमारा आया क्या अनुपात, 18:19। क्या आया, 18:19। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उत्पाद डी की बिक्री से कंपनी का राजस्व 6 वर्षों में उत्पाद ए की बिक्री के से औसत राजस्व से अधिक है। ए की औसत राजस्व से डी के कितने ऐसे वर्षों में उत्पादन ज़्यादा हुआ है ए के औसत राजस्व से। तो ए का औसत राजस्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस वर्ष में, वर्षों की संख्या का जिसमें कंपनी डी की ए का सभी वर्षों में। तो चलिए ए का सभी वर्षों में देख लेते हैं कितना औसत हो रहा है ए का सभी वर्षों में। तो इसको जोड़ेंगे 98, 94, 80, 95, 110 और 115। इसको जब हम जोड़ेंगे और फिर हम इसको भाग लगाएंगे किसने कितने संख्याएं, औसत कैसे निकालते हैं कि सभी ऑब्जर्वेशंस का सम बटे ऑब्जर्वेशंस की संख्या। तो हम इसको पहले सम करेंगे, चलिए सम करके देखते हैं क्या आएगा। 5 5 10, 10 4 14, 14 6 20, 2 22, 22 को 2 हासिल 2, 1 1 2, 9 2 11, 11 11 8 19, 19 2 21, 21 9 30, 9 39 को 9 हासिल 3, 3 1 4 1 5, ये हो गया 592 बटे में जब हम 6 करेंगे, 592 बटे में जब हम 6 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। देखिए सब सही जोड़े हैं कि नहीं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि 5 5 10, 4 14, 6 20, 2 22 को 2 हासिल 2, 1 1 2, 1 1 2, 2 4 9 13, 13 7 20, 1 21, 21 9 30, 9 39 को 9 हासिल 3, 1 1 2 3 5, 5 को 6 से भाग दीजिए तो वहाँ से हमारा ए एवरेज आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, कंपनी डी का कितना इसके एवरेज से ज़्यादा है। तो कंपनी डी का कितना ज़्यादा है आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, एवरेज निकाल के कंपनी डी का 2 वर्ष हमारा आ जाएगा। डीआई का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2014 में उत्पाद बी, सी और डी की बिक्री से कंपनी का कुल राजस्व 6 वर्षों में उत्पाद सी और डी की बिक्री से राजस्व का कितना प्रतिशत है। 2014 में बी, सी और डी का कुल राजस्व
6 वर्षों में उत्पादों सी और डी की बिक्री के राजस्व से कितना अधिक है। तो बी सी डी का 2014 में हमको टोटल निकालना है, बी सी डी का। तो यहाँ से दिखाते हैं हम आपको, बी सी डी का 2014 में ये इसका सम, और 6 वर्षों में सी और डी का, कुल 6 वर्षों में सी और डी का मतलब ये वाला और ये वाला, इसका सम निकालेंगे। फिर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25%। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारा कैलकुलेशन हम आपको करेंगे। तो हमने बता दिया कि कंपनी बी सी डी का 2014 में, मतलब ये जो हमने रेड सर्कल किया है ये, और सी और डी का सभी 6 वर्षों में, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसका सम, दोनों का सम, इससे कितना परसेंट है ये वाला सर्कल। तो हम इसको, इसका सम बटे इतना गुणे 100 करके हम लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस क्वेश्चन में टेक्निकल चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। 1/3 वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 138.5 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 15% को, 1/3 वस्तु को 15% पर, तो 1/3 वस्तु है, मतलब 1/3, इसको 15% पर, 25% मतलब 1/4 को 20% पर, फिर शेष को, कितना बचा, शेष कितना बचा, तो 4 एकम 4 3 7, ये क्या हो गया 7/12। ये टोटल तो हो गया 7/12 दोनों, तो बचा कितना 5/12। तो कितना बचा 5/12। इसको 20% की हानि पर बेच रहा है ऐसे। तो हमने क्या किया, कुछ एक ऐसी संख्या मानी जिससे कि जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 12 से भी कटे, तो संख्या क्या होती है, एलसीएम। क्या होती है, एलसीएम। तो 3 4 5, 3 4 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करें कि 1/3 क्या होगा, तो 1/3 हो जाएगा 4, 1/3 हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा 3, और 12 हो जाएगा 1। 12 क्या हो जाएगा 5, सॉरी क्या हो जाएगा 5। इस 12 से निकालेंगे तो 5, जब हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। टोटल संख्या 12 थी, 12 का 1/3 4, 12 का 1/4 3, शेष बचा 5। तो चलिए, मतलब 4 सामान को वो 15% लाभ पर, 3 सामान को 20% लाभ पर, और 5 सामान को -20% के हानि पर बेच रहा है। तो मान लिया कि अगर हमने ये कह दिया कि चलिए कि 100 रुपया उसका था, क्या सीपी था 100 रुपया, तो 100 पे अगर 15% का वो लाभ कमा रहा है तो मतलब 15 है, 100 पे 20% का लाभ कमा रहा है मतलब 20 है, 100 पे 20% की हानि कमा रहा है मतलब -20 है। तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल हमको जब ये पता करना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे, 4 वस्तु है, एक पे 15 पा रहा है तो 60 हो जाएगा, एक पे 20 पा रहा है तो भी 60 हो जाएगा, और एक पे -20 पा रहा है तो वहाँ से 100 रुपये की हानि हो जाएगी। फिर हम टोटल जोड़ देंगे, जो हमको लाभ होगा वही दे रखा है हमारा 138.5 के। तो चलिए, उस काम को करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। इसको छोटा कर लेते हैं ना, कि ये 60 आ जा रहा है, बड़ा बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से काट देते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा लाभ को, तो ये 3 हो जाएगा। तो अगर हम लाभ को काटते हैं तो लाभ आया कहाँ से, सीपी से, तो हमको सीपी को भी काटना पड़ेगा 5 से, तो सीपी हो गया हमारा 20। सीपी क्या हो गया 20, और लाभ कितना हुआ 3 4 5 का। चलिए इसको अलग लिखते हैं। 4 वस्तु थी, कितनी थी, एक में तो उसके पास 4 वस्तु थी, एक में 3 थी और एक में 5 थी।
एक पे उसे 3 का लाभ हो रहा था, एक पे उसे 4 का लाभ हो रहा था और एक पे उसे -4 का हानि हो रहा था। तो 4 पे 3 का लाभ मतलब 12 का लाभ, 3 पे, एक पे 4 है तो 3 पे कितना हो जाएगा 12 का लाभ, और एक पे 4 का हानि हो रहा था तो 5 पे -20 का हानि हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास लाभ क्या हुआ, 20 हानि था निकल गया, ये 24 में से ये 24 हुआ, 12 बार 24 में से 20 निकल गया तो 4, ये 4 मेरा लाभ हुआ। और यही 4 बराबर है 83 के, वो 138.5 के, यही 4 बराबर है 38.5 के, क्योंकि इसमें कह रखा है कि उसे 138.5 का लाभ हुआ है। तो हमारे हिसाब से 4 लाभ हुआ, तो 4 बराबर 138.5 के। हमें निकालना क्या है, हमारे पास टोटल वस्तु थी 12, ए की कीमत थी 20, तो हमें 12 गुणे 20 का मान चाहिए। तो 4 का मान आया 138.5, तो 12 गुणे 20 का मान हम बड़े ही ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल के दिखाते हैं। 4 का मान आया था 138.5, तो 1 का मान हो जाएगा 138.5 बटे 4, 12 गुणे 20 का मान हो जाएगा 12 गुणे 20 से गुणा हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8310, 8310, इसका आंसर क्या आएगा 8310। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साथ काम करके डी दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए ए को उसी काम को पूरा करने में 8 + D दिन लगता है और बी को 18 + D दिन लगता है। ए 4 दिनों के लिए काम करता है और शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी एक साथ डी दिन में करते हैं, ए अकेले उसको 8 + D में, बी 18 + D में, और ए फिर 4 दिन के लिए काम करता है, तो जो बचा हुआ काम होगा बी कितने दिन में करेगा। तो ऐसे सवालों के लिए आप कुछ थोड़ा सा नोट लिख लीजिए कि अगर ए प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं और ए उसे x + p दिन में करे, बी उसे x + q दिन में करे, तो हमारा जो x आ जाता है वो हो जाता है √p_q। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि ए और बी डी दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए 8 + D में, बी 18 + D में पूरा करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि डी है कितना। तो इस फार्मूले से अगर मैं कहूँ तो डी मेरा क्या आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा, √18 × 8, 18 × 144, 21 का वर्गमूल होता है 12 का, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 44 12 का वर्ग होता है। तो मतलब डी आ गया हमारा 12। तो ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए करेगा 20 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 30 दिन में। तो टोटल काम के लिए एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60। बी के एक दिन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, भाग दे के निकालते हैं, 60 को 20 से भाग देंगे 3, ए की, बी की क्या हो जाएगी 2। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ए 4 दिन तक काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में 12, तो शेष कितना बचेगा 48, शेष कितना बचेगा 48। तो 48 काम को करने के लिए बी कितना दिन लगाएगा, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा, ऑब्वियस है 24 दिन में करेगा, एक दिन में 2 काम तो 24 दिन में 48 काम। तो हमारा आंसर क्या हो गया 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण की 85 डिग्री, कोण आर 65 डिग्री है। बिंदु एस और टी क्रम से भुजा पी क्यू और पी आर पर हैं। इस प्रकार की एंगल एस टी आर बराबर 95 और क्यू आर और एस टी का अनुपात 9:5 है। यदि पी क्यू बराबर 21.6 सेंटीमीटर हो तो पी टी की लंबाई
ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। चलिए एंगल पी क्यू आर में, एंगल पी क्यू आर में एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। पी क्यू आर है हमारे पास एक त्रिभुज, पी क्यू आर बना लिया हमने। पी क्यू आर, क्यू 85 है, ये 85 दे रखा है हमारे पास। आर 65 दे रखा है, आर 65 दे रखा है। यस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर है। यस पी क्यू पर है और टी पी आर पर है। ये टी पी आर पर हो गया, यस पी क्यू पर हो गया, इसको इससे मिला दिया। फिर कह रहा है कि एंगल एस टी आर 95, एंगल एस टी आर, ये वाला एंगल एस टी आर ये है 95। फिर क्यू आर और एस टी का अनुपात दिया है, क्या दे रखा है, क्यू आर और एस टी का अनुपात। क्यू आर 9 और एस टी 5। क्यू आर और एस टी का अनुपात 9:5 दे रखा है यहाँ पे, 9:5। हमसे पूछ रहा है पी क्यू भी दे रखा है 21.6। पी क्यू ये 21.6। तो हमसे पूछ रहा है पी टी पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में त्रिभुज का जब भी सवाल है तो एक बार समरूपता हम चेक करते हैं। तो इसमें क्या समरूपता देखने लगेगा, चलिए देखते हैं। ये 85 है, ये 65 है, तो पी कितना हो जाएगा। पी हो जाएगा 8 से 14, 140 से 50 तो हो जाएगा 30 डिग्री। पी हो गया 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये है हमारा 95, तो ये शेष एंगल क्या हो जाएगा, घटाएंगे अगर 180 में से तो हमारा हो जाएगा 85 डिग्री। तो ये हो गया 85 डिग्री। ये 85, ये 30, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये एंगल पी एस टी, ये एंगल पी एस टी ये भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री। क्या हो जाएगा 65। भाई ये 30 है, ये 85 है, तो ये 180 माइनस 30 माइनस 85 तो हो जाएगा 65। तो एक बार इस क्वेश्चंस को, एक बार इसको हम फिगर अलग अलग सेपरेट करके बनाते हैं तो आप अच्छे समझ पाएंगे। तो हमारे पास दो फिगर बना, एक तो ये वाला, फिर से देखते हैं क्या बनाया, जरा एक बार फिर से देखिए। एक ऐसे बना, पी क्यू आर एस टी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ था, और ये तो दोनों में कॉमन था। तो हम इसमें एंगल प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें, एंगल प्रॉपर्टी, तो ये समरूपता है। तो मतलब समरूप क्या है, पी टी एस समरूप है पी क्यू एस के। पी टी एस समरूप है पी क्यू एस के, क्योंकि जो एंगल जो होता है एंगल के साथ एंगल लिखते हैं, पी का बड़े में पी छोटे में पी, टी छोटे में टी बड़े में क्यू, तो टी बड़े में क्यू, एस छोटे में एस है तो उसके बराबर है बड़े में आर, तो बड़े में आर है, ये आर है, सॉरी ये आर है। तो ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो रखा होगा। तो इसमें दिया है क्यू आर और एस टी, क्या दे रखा है, क्यू आर और एस टी, क्यू आर और एस टी, ये 5:9 दे रखा है, ये 9:5 ये दे रखा है। तो हमसे पूछा है पीटी, तो पीटी का किससे अनुपात होगा, पी क्यू से, तो उसमें भी वही 5:9:5 वाला लगेगा, उसमें भी 9:5 वाला लगेगा। माने ये अगर 5 होगा तो ये 9 होगा, तो ये क्या होगा 9 होगा, पी क्यू पूरा 9 होगा, और पी क्यू दे रखा है 21.6।
पी क्यू दे रखा है 21.6, पी क्यू 21.6 दे रखा है, माने 9 बराबर इतना दे रखा है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 21.6 बटे 5 बटे 9 गुणे 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा। 5 छक 30, 5 एकम 5 3 8, 5 दूना 10 बटे 6 बटे 9 बटे 9, 1 अंक पे 9 से काटेंगे तो 12 9 108। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूपता लगा, एक बार फिर से देखिएगा। 6 अंकों की संख्या x 3 5 6 2 4 12 57 y 4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, तो 5x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, हम विभाज्यता का नियम लगाते हैं। ये जो हमारा है x 3 5 6 2 4 वो 11 से विभाज्य है, और ये 12 5 7 y 4 ये 72 से विभाज्य है। तो हम पहले ये 11 वाला चेक कर लेते हैं। x 3 5 6 2 4, 11 से विभाज्यता का क्या नियम होता है कि विषम प्लेस पे जो जो डिजिट हैं उनका सम माइनस सम पे जो जो डिजिट हैं उनका सम या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तरीका ना अपना के, ये तो बेसिक तरीका था, हम उसी को और शार्ट कर लेते हैं कि हम एक एक क्रमशः कर लेते हैं 2 2 का। जैसे 2 4 का डिफरेंस, 6 5 का डिफरेंस, 3 x का डिफरेंस कर लेंगे और उनका सम करेंगे। उनका क्या करेंगे, सम। और वो सम क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा -2, 6 और 5 का डिफरेंस -1, 3 और x का डिफरेंस 2 और 4 का -2, 5 और 6 का -1, x और 3 का तो x -3। इनका जब सम करेंगे तो x -3 -1 -2 तो हो जाएगा x -6। अब हम x ऐसा क्या रखें कि ये या तो 0 हो जाए या फिर 11 का डिविजिबल हो जाए, 11 का मल्टीपल हो जाए। तो 11 का मल्टीपल होने के लिए यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा 17, और जो कि x 1 डिजिट का अंक है तो x 17 हो नहीं सकता, तो हमें इसे 0 करना पड़ेगा। तो x को हम ऐसा रख दें 6 अगर रखें तो हो जाएगा 0, तो हमारा x आ गया 6। x क्या आ गया, 6, इसको याद रखिएगा। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं, 12 57 y 4। दूसरा क्या है हमारा, 12 57 y 4, 12 57 y 4। इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये अगर 72 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि ये 9 से डिवाइड होगा और 8 से सेपरेट भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो पहले 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो 9 से क्या होता है कि संख्या के अंक हो गए और 9 से डिवाइड होगा, तो चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 5 और 4 9, 1 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे हमारा आ जाना चाहिए। अगर 8 आ जाए तो ये हो जाएगा डिविजिबल 9 से। और अगर यहाँ 8 हम रख देते हैं तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, 9 से चेक कर लिया, 8 से कर लेते हैं। 8 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। तो लास्ट का 3 डिजिट हो जाएगा 784, और 784 कटेगा कि नहीं 8 से चेक करते हैं। 784 8 से, तो 8 से 8 9 72, 6 64, 8 8 64, तो मतलब ये भी कट जा रहा है। तो y हमारा क्या हो गया 8, y क्या हो गया 8। तो देखिएगा x हमारा आया था 6, y आ गया 8। हमसे पूछा है 5x -
2i, 5x मतलब 30 माइनस 2i मतलब 16, तो आ गया 14। क्या आ गया? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज डी और ई भुजा ए सी और बी सी पर बिंदु हैं, क्रमशः ऐसे हैं कि डी पैरेलल टू ए बी, एफ सी का एक बिंदु है और डी एफ ए ई के पैरेलल है। यदि सी 6 है, सी एफ 2.5 सेंटीमीटर हो तो बी सी किसके बराबर होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में डी और ई भुजा ए सी और बी सी पर हैं। ए सी और बी सी पर है तो त्रिभुज बनाइए पहले एक बड़ा सा। ये है हमारा ए, ये है बी, ये है सी। क्या कह रहा है कि डी ए सी पर है, डी जो है वो ए सी पर है, ई जो है वो बी सी पर है, ई जो है वो बी सी पर है और डी पैरेलल है ए बी के। फिर नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? एफ सी ई का एक बिंदु है, एफ सी ई, ये जो सी ई है इस पे कोई एक बिंदु है एफ, एफ है सी पर एक बिंदु, और डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ ए ई के पैरेलल है ये डी एफ, ये वाला भी इसके पैरेलल है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इसमें हम कर क्या सकते हैं। कह रहा है कि ये वाला इसके पैरेलल है, तो हम त्रिभुज ए सी ई की बात करते हैं। ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज डी सी एफ ये समरूप हो जाएंगे, बात मानते हैं, हो जाएंगे। तो सी एफ बराबर 2.5 दे रखा है और सी एफ बराबर 2.5 दे रखा है, और क्या दे रखा है? सी ई बराबर 6 दे रखा है, सी ई ये टोटल 6 दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है बी सी किसके बराबर है, ये टोटल बी सी किसके बराबर है। तो अगर ये अभी हमने बोला ए सी ई और डी सी एफ पैरेलल है, तो इनमें 2.5 और ये साइड सी एफ और साइड सी ई का अनुपात साइड सी डी और साइड सी ए होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बात आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो आप मानते होंगे, उसमें कुछ दो राय नहीं है। तो जब अनुपात हम करेंगे तो ये भी उसी अनुपात में हो जाएगा। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ए डी बटे डी सी बराबर होगा ई सी बटा एफ सी के, और ई सी बटा एफ सी क्या है? 6 बटे में 2.5। इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा 12/5। तो ये मतलब ये है 12 के और ये है 5 के, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है? फिर ये कह रहा है कि फिर हम दूसरा अब ट्रायंगल बदल देते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी पैरेलल है। तो हमारा त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी ये त्रिभुज, और त्रिभुज सी डी ई ये भी समांतर होंगे। तो ये अगर समांतर होंगे तो फिर वही चीज़ ए सी और सी डी का अनुपात बराबर होगा बी सी और सी ई के, बी सी और सी ई के बराबर होगा। मतलब क्या क्या
कि 12 के फिगर आप देखिएगा 12 के बटे 5 के बराबर होगा अगर हम BC को x मान लें तो x बटा CE 6 के ये बराबर होगा। तो इसको हमने कैसे काट दिया। गुणा कराएंगे तेरे गुणा तो 12 में 6 का गुणा होगा 72 बटा 5 तो ये हो जाएगा 14.4 आंसर हो जाएगा 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन समरूपता लगा है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए का व्यय बी के 60% के बराबर है। ए का व्यय बी के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो तो ए और बी की व्यय का बचत का अनुपात क्या होगा। तो चलिए आप कुछ सवालों को स्वयं लगाइएगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। कल से कोशिश करेंगे वीडियो को और छोटा करें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझाएं। तो यहीं पे वीडियो को हम लगाते हैं, आप ज़रा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 2:15। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर अंकित मूल्य इतना इतना है, छूट के बाद इतने में बेचा गया, फिर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में लगाया था। तो छूट का मान इसमें 10% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। फिर जो समूह में लड़के शामिल हो जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हेवी मेंसुरेशन का सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नाव और धारा का, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 सही 12/25। 4 सही 12/25। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी आप वैल्यू पुट करके लगा सकते हैं। इसमें थीटा बराबर आप 45 रख दीजिएगा। थीटा बराबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड फार्मूले पे लगता है, मैं आपको फार्मूला बता दूंगा अगले क्लास में। इस सवाल को आप ध्यान रखिएगा कि इसका सवाल को मैं बताऊंगा। और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 469। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, ये आप सिंपली कर लेंगे बॉडमॉस रूल पे। और इसका आंसर क्या आएगा 1 सही 9/10। चलिए उम्मीद करते होंगे वीडियो पसंद आएगा। नहीं पसंद आए तो एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। रखते हैं, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।